अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गेंदा के अधिक उत्पादन देने वाले किस्में और रोपण तकनीक। बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख और प्रबंधन कार्य। हमारे जिन किसान भाइयों ने गेंदे की नर्सरी समय से डाली होगी वो अभी रोपाई योग्य तैयार होगी। तो किसान भाइयों, इस फसल से अच्छे और अधिक फूलों की प्राप्ति के लिए आप इसकी रोपाई किस तरह से करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं जिला पूर्णिया के एक प्रगतिशील कृषक अरविंद सत्यार्थी। गेंदा की खेती व्यावसायिक दृष्टि से करने के लिए काफ़ी अच्छा है। और सबसे पहला है कि सबसे ज़मीन आपका ऊंचा होना चाहिए, जो पानी का निकासी उसमें सुविधाजनक हो, और मिट्टी दोरस होना चाहिए, बिल्कुल चिकनी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बालू नहीं होना चाहिए, दोरस मिट्टी होना चाहिए। 1 एकड़ खेत में 3 से 4 टेलर गोबर खाद या 20 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से कोई एक दिया जा सकता है। अगर आप NPK एक 1.5 क्विंटल के आसपास आपको देना है। आप कुछ जैसे कुछ एंजाइम वगैरह है, एंजाइम वगैरह भी उसमें हम लोग डाल सकते हैं। तो इसको दे करके खूब अच्छी तरह से ज़मीन को हम इस तरह से जोत दें। और कोशिश ये रहना चाहिए कि कहीं से भी आप इसको जोतते हैं, ज़मीन को तैयार करते हैं, खूब अंदर 1 फीट के आसपास आप गहरा करके जोता 10 इंच से 12 इंच तक उसका कोड़ाई कर दें। और जब पूरा ज़मीन तैयार हो जाए और खाद का मिश्रण भी इसमें आप मिला दें, ज़मीन ये करीब करीब तैयार हो जाता है। और इसके बाद आप इसको 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पौधे से दूसरे पौधे को आपको लगाना है। और करीबन इसमें 2 लाख पौधे के आसपास 1 एकड़ में घना करके लगाते हैं, तो आपको 2 लाख पौधे के आसपास आता है। पौधा लगाने के बाद 15 दिन के बाद इसको पौधे के ऊपर से जो लंबाई आप पौधे लगाते हैं तो सीधा लंबा बढ़ता है, तो ऊपर से पिंचिंग कर दें, उसको ऊपर का टूसा जो है तोड़ दें। उससे क्या होगा, 1 डाल से 4 डाल निकलेगा। फिर एक बार पिंचिंग फिर 10 दिन में कर दें, तो उससे 4 से 8 हो जाएगा। इस तरह से आपका जितना ज़्यादा डाल होगा 1 बार 2 बार 3 बार तक आप इसको पिंचिंग कर सकते हैं। इसके बाद बीच हर 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद अगर जंगल उंगल होता है, निकाई कोड़ाई, उसको जो मोथा है जंगल है वो सब निकाल दें। इसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें खास करके बीमारी कुछ लाल मकड़ी का बीमारी कीट है जो लगता है, तो इसमें आप जो साधारण जो अपने पास मिलता है रोगर, उसका इस्तेमाल करने से 2 ml प्रति लीटर पानी में देके छिड़काव अगर करते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। और छिड़काव जब भी करें, शाम के टाइम में या सुबह के समय करें। ये 2 महीने 2.5 महीने में आपका फूल तैयार होने लगता है। और करीबन एक पौधे से 2 किलो के आसपास आप फूल ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभवों को सुना। इस संदर्भ में और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ से।
तो किसान भाई जब गेंदा की खेती प्रारंभ करते हैं तो उसमें जो है हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि खेत का चुनाव जो है कैसे करें। तो उस खेत का हम लोग चुनाव करते हैं जहाँ पे कि जो है जल जमाव वहाँ पे नहीं होना चाहिए और उसका जो खेत की मिट्टी जो है वह हमारा दोमट होना चाहिए। दोमट मिट्टी में हमारा जो है अच्छे ढंग से खेती हो सकता है। खेत की तैयारी के लिए जो है हम लोग जो है 2-3 बार जो है 2-3 चास उसकी जो है जुताई कर देते हैं और मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि उसमें जो हम लोग जैसे कि कौन सा प्रभेद लगाना है उसको लोकल जो हमारा बाज़ार है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग किस्म का चुनाव करते हैं। सामान्यतः दो तरह का जो है, एक तो अफ्रीकन जो है गेंदा है, एक फ्रेंच जो है गेंदा है। अफ्रीकन में हमारा जो है वो बड़ा उसकी पौधे जो है थोड़े बड़े होते हैं और फूल जो है बड़ा बड़ा होता है, और फ्रेंच में जो है उसकी पौधे की जो है ऊंचाई थोड़ी कम होती है लेकिन फूल बहुत ज़्यादा आते हैं और छोटे छोटे हैं। तो माला बनाने के लिए जो है इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। तो लोकल जो मार्केट है, बाज़ार है, उसके मांग के अनुरूप जो है किस्म का किसान भाई चुनाव कर सकते हैं। इसमें पूसा बसंती है, पूसा नारंगी है, ये सभी जो है प्रभेद मुख्य रूप से बिकते हैं। इसके बाद जब हम जो है खेती करने जाते हैं तो सर्वप्रथम खाद और उर्वरक की जो है बात आती है। तो 120 केजी नाइट्रोजन, 60 जो है पोटास और 60 जो है पोटासियम जो है NPK 120, 60 और 60 का हम लोग जो है रेशियो में देते हैं खेत में। इसमें जो है पोटास, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है खेत की जुताई के पश्चात जो है हम लोग उसको जुताई के समय खेत में मिला देते हैं, और नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो है वो हम लोग 30 से 40 दिन के बाद फिर जो है आधी मात्रा का जो है वो फिर 30 से 40 दिन के बाद प्रयोग करते हैं। इसके बाद फिर जब हम सिंचाई की बात करें तो आवश्यकता अनुसार खेत में जब हम देखते हैं कि सामान्यतः गर्मी के दिनों में जो है 7 दिन के अंतराल पे और फिर जो है ऐसे 15 दिन के अंतराल पे इसको सिंचाई हम लोग को जो है देना पड़ता है। इसका जो हम लोग किसान भाई जब लगाते हैं मेथड है कि कटिंग के माध्यम से भी जो है इसमें हम लोग लगा सकते हैं। लगाने के समय हम लोग स्पेसिंग पे ध्यान देते हैं कि जो पौधा से पौधा की दूरी है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी है, और यह जो सेंटीमीटर जो है रखी जाती है। और इसमें हम लोगों को जो उपज हो जाता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 80 से 100 क्विंटल जो है फूल का उत्पादन जो है पौधा से पर हेक्टेयर जो है पौधा से प्राप्त होता है। किसान भाइयों, बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे में दुधारू पशुओं को कुछ खास देखरेख की जरूरत होती है, जिसमें उनका आहार और आवास प्रबंधन प्रमुख है। इन प्रबंधनों में थोड़ी सी लापरवाही से पशु रोगों की चपेट में आ सकते हैं। तो किसान भाइयों, किस तरह से करें बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख, इसकी जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये अंश। बरसात के मौसम में वातावरण में आर्द्रता ज्यादा होती है। इस वजह से वातावरण के तापमान में उतार चढ़ाव ज्यादा होता रहता है। इस वजह से पशुओं के पाचन तंत्र के साथ साथ उनकी आंतरिक रोग रोधक शक्ति में काफी प्रभाव पड़ता है। इस वजह से पशु में परेशानी, उनके स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही बरसात के मौसम में परजीवियों का भी प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से तरह तरह की बीमारियां होती है, जिससे पशु के स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी उत्पादन क्षमता कम होती है तथा इससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस बरसात के मौसम में जो मुख्य रोग हैं वो हैं गलघोटू, लंगड़ा बुखार, चेचक तथा परजीवी जनित रोग सब। तो सबसे पहले हम देखते हैं गलघोटू। गलघोटू में पशु को तेज बुखार होता है, गले में सूजन हो जाती है, मुंह से नाक से पानी जाता रहता है, पशु को सांस लेने में परेशानी होती है और दम घुटने के कारण जो है पशु की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में क्या करना चाहिए कि जो बीमार पशु हैं उनको स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए और स्वस्थ पशुओं को वर्षा ऋतु से पहले उनका टीकाकरण करवाना चाहिए। दूसरा एक प्रमुख रोग जो है वर्षा की ऋतु में होता है वह है लंगड़ा बुखार, जिसे अढ़ैया बुखार भी कहते हैं। और पशु बहुत कमजोर होता है, वो खड़ा नहीं रह पाता है, इसलिए वो हमेशा बैठा हुआ रहता है। इस बीमारी के उपचार के लिए मीठा सोडा तथा सोडियम सैलिसाइलेट की बराबर मात्रा मिलाकर पशुओं को पिलाने से उनको आराम मिलता है।
एक दूसरी बीमारी है चेचक। चेचक क्या है कि वो पशुओं में गंदगी के कारण फैलती है। इसमें पशुओं के आयन में लाल लाल दाने निकल आते हैं, पशु को तेज बुखार होता है। इसके उपचार के लिए पशु को थन को लाल दवा यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट से उनको धोना चाहिए तथा उन पे मलहम लगाने से पशु को बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा है पशुओं में होने वाली बीमारी जो है वो परजीवी जनित रोगों से दो तरह के होते हैं। परजीवी जो है आंतरिक परजीवी और बाह्य परजीवी। आंतरिक परजीवी में जो है पेट के कृमि, कीड़े ये सब होते हैं और बाह्य परजीवी में मेंज, चीचड़े, जू इन सब ये सब आते हैं। और परजीवी रोगग्रस्त जो होते हैं पशु, उनमें पशु कमजोर हो जाता है, सुस्त हो जाता है, पशु को भूख नहीं लगती है, उनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, इस तरह की परेशानियां होती हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए कि पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर पशुओं को उनके वजन के अनुसार परजीवी नाशक दवा देनी चाहिए। बचाव ये करना चाहिए कि बरसात के मौसम में अपने पशुओं को लेकर घास को चराने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि घास में कीड़ों के लार्वा होते हैं और घास के साथ अगर वो लार्वा पशु खा जाते हैं तो पशु के पेट के अंदर वो कीड़ा पैदा हो जाता है और फिर तरह तरह की बीमारियां होती हैं। गंदगी के कारण एक और बीमारी होती है पशुओं में बरसात के सीजन में, वो खाज खुजली टाइप की बीमारी होती है। उसमें क्या होता है कि पशु को त्वचा पे अत्यधिक खुजलाहट होती है और खुजलाहट की वजह से उस स्थान पे का जो त्वचा होता है वो काफ़ी मोटा हो जाता है और सूख कर झड़ने लगता है और वहाँ पे कीड़ों के कारण जो है तरह बदबू आती रहती है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि वहाँ पे बाह्य परजीवी जनित जो दवा होती है वो लगानी चाहिए। इन सब रोगों के अलावा पशुओं के प्रबंधन पे भी खासा ध्यान रखना चाहिए बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में पशुशाला की खिड़कियां, दरवाजे खुले रखने चाहिए ताकि हवा और धूप जो है अच्छी तरह आ जा सके। हो सके तो अगर बिजली के पंखों का भी प्रयोग करना चाहिए। इस वजह से जो है जो बरसात के मौसम में उमस और गर्मी रहती है, इससे पशुओं को राहत मिलती है। इसके अलावा पशुशाला में पशुओं के जो मलमूत्र होते हैं उनकी निकासी का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। दिन में एक बार कम से कम फिनाइल से पशुशाला को अवश्य धोना चाहिए। इससे क्या होता है कि बदबू पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे पशु का रक्षा होती है। उनसे पशुओं को जो है गड्ढे में या जौहर के आसपास नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में जो कीटाणुनाशक और खरपतवार नाशक दवा छिड़कते हैं किसान, वो दवा जो है रिस रिस कर गड्ढों के पानी में आ जाता है। इस वजह से जो है उनकी विषाक्तता हो सकती है, तो एक अलग तरीके का परेशानी हो जाएगा। दूसरी बात, पशुपालक भाई इस मौसम में जो घास खिलाते हैं अपने पशु को, उस घास को, हरे चारे को हमेशा झाड़ झाड़ के खिलाना चाहिए। झाड़ झाड़ के कहने का मतलब कि जो घास की जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उसमें घोंघे, बरसात के मौसम में बहुत घोंघों का प्रकोप हो जाता है। घोंघे जो हैं तरह तरह की बीमारियों के वाहक होते हैं, तो जो वो घोंघे लगे होते हैं उनको अच्छी तरह से झाड़ देना चाहिए। पशुपालक ये सुनिश्चित कर लें कि जो घास दे रहे हैं उसमें घोंघा ना हो, क्योंकि घोंघे से फिर फ्लूक जो होता है, लीवर फ्लूक, उससे फिर तरह तरह की बीमारी होती है। ये सब ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। दूधिया मशरूम उत्पादन तकनीक पर जानकारी। आइए झारखंड की सैर पर चलते हैं। खूबसूरती, प्राकृतिक संपदा और विकास की अपार संभावनाएं हैं यहाँ, पर उन्नति की राह पर ये कैसे गति अवरोधक हैं? खोजेंगे इन्हें, निकालेंगे हल। जोहार झारखंड में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मशरूम का उत्पादन अगर आप करना चाहते हैं तो इस बरसात में दूधिया मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन दूधिया मशरूम के उत्पादन में कुछ खास प्रबंधनों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। तो क्या है ये खास प्रबंधन कार्य? आइए इस विषय पर जानकारी लेते हैं एक कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर नीलम से।
मशरूम की खेती करना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें किसी विशेष सावधानी या एहतियात की ज़रूरत नहीं होती है। इसे घर की महिलाएं और बच्चे भी आसानी से घर में बैठे बैठे उगा सकते हैं। इसके लिए हमें ना तो उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता होती है, ना ही बहुत ज़्यादा अधिक पूंजी की। वर्ष भर हम लोग 3 प्रकार के मशरूम उगा सकते हैं। जाड़ों के महीने में हम लोग बटन मशरूम उगाते हैं, जिसके लिए तापमान 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। इसके बाद जब तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है 20 से 25 डिग्री, तो हम ढिंगरी मशरूम की खेती कर सकते हैं। इस समय का तापमान दूधिया मशरूम की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इस मशरूम की खेती के लिए 30 से 35 डिग्री तापमान चाहिए होता है। तो आज मैं आप किसान भाइयों को दूधिया मशरूम की खेती के बारे में जानकारी दूंगी। दूधिया मशरूम की खेती गेहूं के भूसे या धान के पुआल में आसानी से की जा सकती है। इसके लिए हम गेहूं का भूसा या धान का पुआल 25 से 30 केजी 100 लीटर पानी में भिगोते हैं, जिसमें हम 8 से 10 ग्राम बेविस्टीन और 100 से 125 ml फॉर्मेलिन डालते हैं। रात भर इस भूसे को 16 से 18 घंटे भिगो के रखते हैं और इस भूसे को पॉलीथीन से ढक देते हैं, ताकि इससे जो गैसेस बनेंगी वो बाहर ना निकल पाएं। अगले दिन हम इस भूसे को बाहर निकाल के पक्की फर्श में फैला देते हैं। अधिक मात्रा का पानी अपने आप निथर जाता है और इसका नमी हम 60% तक बरकरार रखते हैं। इसमें हम 4% के रेट से दूधिया मशरूम के बीज को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इस भूसे को हम पॉलीथीन बैग्स में भर देते हैं। 10 केजी या 5 केजी की पॉलीथीन बैग्स में इनको भरने के बाद हम इनको ढक देते हैं। पन्नियों को ढकने के बाद इन्हें हम बंद कमरों में रख देते हैं। रखने के पश्चात 15 से 20 दिन में मशरूम का फफूंद पूरे बैग में फैल जाता है और बैग हमें बाहर से सफ़ेद रंग का दिखाई देने लगता है। इसके बाद हम पन्नियों को खोल देते हैं व उसके ऊपर 2 से 2.5 इंच मोटी आवरण मृदा की एक लेयर बिछा देते हैं। आवरण मृदा के लिए हम लोग 2 से 3 साल पुरानी गोबर की खाद व खेत की मिट्टी को आपस में बराबर अनुपात में मिक्स करके बनाते हैं। इसको हम 4% फॉर्मेलिन से ट्रीट करते हैं और ट्रीट करने के बाद 48 घंटे तक का पॉलीथीन से ढक के रखते हैं। ढक के रखने के बाद अगले दिन हम इसे हटा देते हैं पॉलीथीन इसके ऊपर से, और एक दिन इसे बिना पॉलीथीन के ऐसे ही बाहर रखते हैं। उसके बाद हम इस आवरण मृदा को पॉलीथीन बैग्स में, जिनमें कि मशरूम का फफूंद पूरे बैग में फैला हुआ है, उसके ऊपर 2 से 2.5 इंच मोटी परत बिछा देते हैं। आवरण मृदा की नमी 75% व इसका pH 7 होना चाहिए। इसके बिछाने के बाद हम सुबह शाम रोजाना इसमें हल्के हाथों से पानी का छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने के पश्चात 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसमें छोटे छोटे मशरूम के पिनहेड निकलने शुरू हो जाते हैं, जो कि 3 से 4 दिन में तोड़ने लायक हो जाते हैं। इस प्रकार हम मशरूम की खेती कर सकते हैं। यदि हम इस मशरूम की खेती करते हैं तो इसके लिए अगर हम 100 किलो सूखे भूसे का उपयोग करते हैं तो इससे लगभग हमें 50 किलो मशरूम प्राप्त होता है। इनके अनुसार 100 किलोग्राम भूसे से तैयार कंपोस्ट से 50 किलोग्राम मशरूम प्राप्त होता है, जो कि 60 रुपए प्रति किलोग्राम की औसत बाजार भाव से ₹3000 का बिकता है, जबकि पूरी अवधि में इसको तैयार करने की उत्पादन लागत लगभग 1250 रुपए आती है। इस प्रकार शुद्ध लाभ के रूप में 1650 रुपए प्राप्त हो जाते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। बाजरा की अच्छी पैदावार हेतु किए जाने वाले समसामयिक कार्य। देखिए आरती लाइव। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। बाजरा की समय से बोई गई फसल इस समय बढ़वार की अवस्था के लिए खेतों में खड़ी है।
और इस फसल से अधिक उपज के लिए आपको इसमें समसामयिक प्रबंधनों को सही तरीके से अपनाना होगा। तो आइए इस विषय पर जानकारी लेते हैं एक विषय विशेषज्ञ। किसान भाइयों, आप बाजरा की बुआई कर चुके होंगे, अगस्त का महीना शुरू हो गया है। अब क्या करें जिससे आप बेहतर पैदावार बाजरा से ले सकें। अगर आपकी फसल बुआई किए हुए 15 से 20 दिन हो गई है तो पहला काम जो आपको करना है वो है छटनी, थिनिंग जिसको कहते हैं, कि जहाँ पर कमज़ोर पौधे हैं उनको निकाल दीजिए और 10 से 15 सेंटीमीटर पर लाइन में जो पौधे से पौधे की दूरी है उसको बरकरार रखें। जहाँ पर पौधा कम है वहाँ पर पौधे लगा दें और जहाँ पौधे ज़्यादा हैं वहाँ से कमज़ोर पौधों को उखाड़ करके दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर कर लें। अगर पौधा ज़्यादा होगा तब भी उसमें अच्छी बाली नहीं आएगी और पौधा अगर दूर दूर है, कम है, तब भी आप पैदावार नहीं ले पाएंगे। इसलिए इस प्रक्रिया को अभी और जितना जल्दी हो सके आप करें। खरपतवार के लिए बेहतर तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप बुआई के तुरंत बाद एट्राजीन का प्रयोग करें। अगर कर दिए हों तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं या करने के बावजूद भी खरपतवार कुछ चौड़ी पत्ती वाले जो खेत में आपके आ गए हैं, निराई आप कराते हैं तो निराई नंबर 1 पर सदैव रही है और आज भी अगर आप निराई करा लेते हैं तो वो नंबर 1 है। और जब खरपतवार दब जाएंगे, फसल आपकी एक बार बढ़ करके घुटने की ऊंचाई के ऊपर आ जाएगी, तब इनकी जो हमारी फसल से प्रतियोगिता है वो काफ़ी कम हो जाएगी और हमारी फसल अच्छी पैदावार देने की स्थिति में रहेगी। दूसरी चीज़ जो आती है वो उर्वरक प्रबंधन, क्योंकि बुआई के समय खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की संस्तुत मात्रा का प्रयोग किए होंगे। आमतौर पर 1 एकड़ में 80 से 100 किलो यूरिया की आवश्यकता होती है। अगर आप NPK या DAP डाल करके बुआई किए होंगे तो अब आपके पास जो यूरिया देने की बात है तो पहली बार जो यूरिया का प्रयोग करना है, जैसे ही आपकी फसल आप थिनिंग कर चुके, थिनिंग करने के बाद आपकी फसल 20-25 दिन की हो जाएगी, उस समय यूरिया प्रयोग करें। यूरिया का प्रयोग करते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखें। पहली चीज़ मौसम, अगर बारिश तेज़ या बारिश होने की संभावना है तो उस दिन यूरिया का प्रयोग न करें। दूसरी चीज़, तेज़ धूप में यूरिया का प्रयोग न करें, क्योंकि यूरिया हम बखेर के डालते हैं तो 1 एकड़ में डालने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इन दोनों चीज़ों का अगर आप ध्यान में रख करके यूरिया का प्रयोग करते हैं तो जो यूरिया आप फसल के लिए देते हैं उसमें अधिकाधिक मात्रा पौधे को मिलती है। अगर आपको लगता है कि नहीं फसल थोड़ी कमज़ोर है तो आप 15 से 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ की दर से आप पहली बार यूरिया डालने के 15-20 दिन बाद डाल सकते हैं। बाली निकलने से पहले जो भी यूरिया डालनी है डालनी चाहिए, क्योंकि बाली एक बार निकल आती है तब नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधे के लिए कम हो जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला पटना से कन्हैया लाल जी, आप अरंडी की बुवाई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं तो कन्हैया लाल जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अरंडी खेती के बारे में मैं कुछ किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं। अरंडी फसल को बरसात में फसल के रूप में ज़्यादा लेते हैं। जहां कुछ भी नहीं होता, जहां सोयाबीन, मक्का और कोई भी फसल नहीं होता, ऐसे ज़मीन में भी अरंडी बहुत खूब अच्छा तरीके से हो जाता। अच्छा, भूमि खेती बढ़िया तैयार करना चाहिए और पानी क्या है कि रुकना नहीं चाहिए। ज़मीन, हर ज़मीन में, हर प्रकार की ज़मीन में हो जाता है, मगर ज़मीन में बरसात में पानी रुकना नहीं चाहिए। ऐसी ज़मीन अपन को चयन करें और लगाने का विधि, अरंडी को क्या है कि जून से लेकर जुलाई अगस्त तक लगाया जाता है। हमने कई वेराइटीज़ मैंने तैयार किया हूँ, उसमें JC1, JC2, JC4, JC12, JC24, JC26 ये वैरायटी बहुत अच्छा है और इरिगेटेड कंडीशन में 1 एकड़ में और 20 से 25 क्विंटल तक अपन उपज ले सकते हैं। ये हाइब्रिड से भी अच्छा उत्पादन दे रहे हैं और किसान भाइयों, इन वेराइटियों को उपयोग करके आप अरंडी का खेती ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा सा बरसात में लगाने के समय में क्या है कि जहाँ पानी वगैरह ज़्यादा गिरने का संभावना रहता है
थोड़ा सा रेज बेड लगा के यदि बीज वगैरह डिबलिंग यदि कर दिया जाए तो ज़्यादा सक्सेस रहेगा। 1 एकड़ में इसका बीज का मात्रा 2 किलो प्रति एकड़ या 5 किलो प्रति हेक्टेयर का ज़रूरत है। अरंडी को 1 किलो बीज को ट्रीटमेंट बेबिस्टिन से 3 ग्राम प्रति किलो बीज को लगाने से पहले उसमें मिलाना चाहिए। थोड़ा सा कोटिंग हो जाते हैं, शुरू में जो सीड राटिंग आता है तो वो ख़त्म हो जाएगा, बाद में इसमें कोई बीमारी वगैरह नहीं आते हैं। तो अपन को क्या कि कितना दूरी लगाना है ये बता देता हूँ। यदि ज़मीन बहुत ही मतलब रेतीली ज़मीन है 3 फीट में दूरी में लगाना चाहिए। यदि थोड़ी सी अच्छी ज़मीन है 4 फीट दूरी में यहाँ इसको लगाना चाहिए। पास में लगाने से क्या कि ये फसल बढ़ जाता है, उत्पादन नहीं आता। यदि काली ज़मीन होता है कतार के कतार दूर 5 फीट और पौधे के दूर में 4 फीट यदि लगा देंगे, एक पौधे में 1 किलो से 2 किलो तक अपन को उत्पादन आता है। पौधे बहुत अच्छा बनता है, इससे रोग भी नहीं आता है और कीड़े भी ज़्यादा नहीं लगते। खेती तैयार करते वक्त फर्टिलाइज़र डोज क्या है कि रेनफेड फसल में 40-40 और 20 NPK का ज़रूरत रहती है। और यदि इरिगेटेड में क्या है कि अपन को 80-60-40 अपन को NPK इस्तेमाल करना चाहिए प्रति हेक्टेयर में। ये यदि रेनफेड का खेती में अपन को 40 किलो स्पोर एंड 20 किलो पोटैश जब खेती तैयार करते हैं तभी अपन को देना चाहिए। और बाद में क्या है कि नाइट्रोजन जैसे 20 दिन एंड 60 दिन जैसे हर मंथ में एक बार टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए ताकि अपन को अच्छा पैदावार होता है। अरंडी लगाने के बाद और 15-20 दिन के बाद क्या कि अपन को खरपतवार वगैरह आता रहता है, तो अपन को डोरा से अपन को क्या कि चौपोली सिस्टम रहता है। पौधे के दूरी में भी अपन डोरा चला सकते हैं, कतार के बीच में भी अपन डोरा चला सकते हैं। और डोरा चला के आखिरी में 40 दिन तक अपन को बकर वगैरह चला सकते। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-1084-599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।